नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में आरक्षण को लेकर कर्नाटक में आरक्षण के मामले में कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसने जो कुछ भी कहा है संविधान के दायरे में कहा है। और संविधान के दायरे का मतलब ये है कि संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब तक घिरी हुई थी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वापस उसको एक बार फिर घेरा हुआ है। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह ये चल रहा है। लोकसभा को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। लेकिन इससे ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हड़कंप यह मचा हुआ है कि एक कॉमेडियन कुणाल कामरा, आप नाम जानते होंगे, कुणाल कामरा ने अक्सर वो राजनीतिक मुद्दों पर कॉमेडी करते हैं, बातचीत करते हैं, व्यंग्य करते हैं, टॉन्ट करते हैं। तो उनकी कुछ बातों से नाराज होकर वहां सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के लोगों ने उस जगह पर हमला कर दिया, उस क्लब पर हमला कर दिया जहां पर जिस जगह पर उनका ये कार्यक्रम हुआ था। और उसको लेकर उनको धमकियां दी जा रही हैं। जिम्मेदार नेताओं ने ट्विटर पर लिखा हुआ है, ट्वीट करके कहा है कि उनकी धुलाई की जाएगी, मारा जाएगा, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और उस क्लब में जबरदस्त तोड़ फोड़ हुई है। इसको लेकर काफी नाराजगी है लोगों में और पूरे सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है कि आखिर किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी, बोलने की, वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसको किस तरह से डैमेज किया जा रहा है, उसको किस तरह से खतरे में डाला जा रहा है। और सत्तारूढ़ पार्टी उसमें शामिल है। इस दोनों मुद्दों पर चर्चा होगी। और उधर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस समय जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं वो संसद में के भीतर तमाम मुद्दे हैं, जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है। और इधर महाराष्ट्र का ये प्रकरण है जिसको लेकर विवाद मचा हुआ है। संसद में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस किस तरीके से घिरी हुई है। कांग्रेस ने दरअसल वहां एक विधेयक पेश किया है जिसमें मुस्लिम वर्ग के लोगों को सरकारी ठेके में 4% आरक्षण देने की बात कही है। उसको लेकर यह भी कहा है वहां के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है डीके शिव कुमार की जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए संविधान में संशोधन भी करेंगे। और इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदल देने की बात कह रहे हैं डीके शिव कुमार। खैर, डीके शिव कुमार ने जवाब दिया है, लेकिन इस पर बात करते हैं कि डीके शिव कुमार के बयान पर और किस तरह से आपत्ति जताई है भारतीय जनता पार्टी ने। अमलेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि डीके शिव कुमार कांग्रेस संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं। और दरअसल संविधान को बदलने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार गिरी हुई है। लोकसभा चुनाव में उसको जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ा, तो शायद उसको लग रहा है कि यह मौका है जब वो कांग्रेस पार्टी को इस पर घेर सके। और जो बात वास्तव में डीके शिव कुमार ने कही ही नहीं है। हाँ, डीके शिव कुमार ने कही ही नहीं और इस पर डीके शिव कुमार का बयान भी आ गया है। और डीके शिव कुमार का कहना है कि वो गंभीर पॉलिटिशियन हैं और नड्डा साहब के मुकाबले सीनियर हैं और जो बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। और ये भी कहा उन्होंने कि जेपी नड्डा जो हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मैं उनके खिलाफ मुकदमा भी करूँगा, लीगल एक्शन भी लूँगा। ये भी डीके शिव कुमार ने कहा है। तो डीके शिव कुमार ने जो कहा था उसको लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज हमला करने की कोशिश की, तो ये एक तरीके से कहा जाए कि वो चूंकि संविधान पर घिरी हुई है और ये कहा जा रहा था कि 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो उसे लगता है कि इस मुद्दे पर वो अपने को बचा सकती है, लेकिन वो बच नहीं पाएगी। ये सब समझ में आ रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो है वो कहा राज्यसभा में कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कोई नहीं बदल सकता है और आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इसे बचाने के लिए हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की और एनडीए सांसदों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो है देश को तोड़ रहे हैं। तो बीजेपी ही बल्कि उल्टी घिरी हुई नजर आ रही है। हम डीके शिव कुमार को भी सुन सकते हैं और राज्यसभा में जो हुआ उसको भी सुन सकते हैं। उसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ और सुनते हैं पहले राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। और दरअसल ये सारा मामला है कि किसने क्या बयान दिया। संविधान में संशोधन और संविधान बदलना, संविधान में संशोधन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और अब तक लगा कितने ही संविधान संशोधन हुए हैं लेकिन संविधान को बदलना एक अलग मुद्दा होता है। और वो मुद्दा ये था जिसको भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने चुनाव से पहले कहा हुआ था। खैर, उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो जवाब दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा राज्यसभा में जब यह मुद्दा उठा है आरक्षण को लेकर और डीके शिव कुमार के बयान को लेकर।
धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं, देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता, रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धक्के उठाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। अब खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया, हम इनकी रक्षा करेंगे, ये लोग नहीं। तो इसमें संसदीय कार्य मंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, विजुअल्स में आप देख रहे हैं, और वो इस पूरे मुद्दे पर एक तरह से हंगामा का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से जब ये मल्लिकार्जुन खड़गे उस बयान पर बता रहे थे कि क्या कहा गया है और किस तरीके से गलत तरीके से जो चीज़ कही नहीं गई है उसके लिए विपक्ष सत्ता पक्ष उनको घेर रहा है। तो संसदीय कार्य मंत्री खुद ही एक तरह से देखा जाए तो एक नेतृत्व करते दिखाई पड़ रहे हैं अमलेंदु जी, जिसके ऊपर पूरी सदन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है एक तरह से सभापति के बाद। हाँ बिल्कुल, सभापति के बाद जिनकी जिम्मेदारी है वही जो है सबसे ज़्यादा डिसरप्शन जो है वो कर रहे हैं और कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं। ये आप समीर जी देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है वो सामने आ रहा है और किस तरीके से उस सदन को नहीं चलने देना चाहते, यानी किसी भी तरीके से असली मुद्दों पर बातचीत नहीं होने पाए ये चाहते हैं। शशि थरूर जो है कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है और ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ये बहुत चौंकाने वाला है। वो उनका कहना है कि सत्ताधारी पार्टी यानी सरकार, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को चलाना है, उसने इस तरीके से संसद को बाधित करने का विकल्प चुना है। ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है और उनके हिसाब से उन्होंने जो मुद्दा उठाया वह भी अप्रासंगिक है, क्योंकि ये राज्य का विषय है, इसका केंद्रीय संसद से कोई लेना देना भी नहीं है और वे इस आधार पर सदन को बाधित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से हम संसद को एक तमाशा बना रहे हैं, अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो मतदाता अपने कीमती कर के पैसे को इस संस्था को चलाने के लिए क्यों सौंपना चाहेंगे, जैसे हम लोकतंत्र के मंदिर के रूप में मानते थे। अगर यहाँ प्रार्थना करने के बजाय हम चिल्ला चिल्ला कर बहस कर रहे हैं तो ये वाकई निराशाजनक है। ये कहना है शशि थरूर का, उनको हम सुन भी लेंगे शशि थरूर को। जी बिल्कुल, शशि थरूर को सुन लेते हैं और इस मुद्दे पर सबसे पहले सुनते हैं डीके शिव कुमार ने, चूंकि इस मुद्दे पर न केवल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने वहां पर राज्यसभा में इस मुद्दे पर एक तरीके से हंगामा करने की कोशिश किया, हंगामा का नेतृत्व किया। उस पर उन्होंने, डीके शिव कुमार ने खुद ही कहा है कि मैं जो भी बात मैंने कही है गंभीरता से कही है, मैं एक नॉन सीरियस व्यक्ति नहीं हूं, लंबा राजनीतिक अनुभव है मेरा। सुनते हैं डीके शिव कुमार को। Huge ruckus in Rajya Sabha over your statement. You gave an interview to a private channel. You say that the constitution need to be changed or will be changed related to the minorities reservation. See, I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years.
I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. Why should I tell? I have said casually that there are so many places when judgments come. Judgments come on the basis of judgment. Some constitution have been changed. That's all. I have not referred to this issue. This is the issue. If they want to take my name, if they want to feel happy with taking my name everywhere, let them do whatever they Mr. want. Kiran Rijiju, Union Minister, says, Mr. Kiran, Huh? Misquoting media or BJP? Media, no, media is not misquoting. It is BJP misquoting. Where is media good? They have, you see the record. I just saw the record just right now after looking at. Sir, They are Lalit Malviya specifically tweeted on this, sir. No, let see. They are political people. They try to misguide the country itself. Not only the BJP always try to misguide the country. Where I have said that I am going to change the constitution. Do you think they are peddling fake news, sir? See, they are very famous on peddling fake news like this, because they know that every day the graph is dipping. So I will not leave at this stage. On record, will you just say this 4% reservation is based on what? One for record's sake. See, this is on record. I am telling you, on the basis of the backward class. Backward class, what is in my state, on that basis, my government has taken a call. That's all. I know that will go to the court. I said that let us see, let us wait for the court. In so many cases, on so many states, it may be Maharashtra, it may be Haryana, or many states on this type of reservation, people have gone to the court and courts have given various judgments. That is why I said after various judgments, the constitutions will have to have changed earlier. I am not I am also a sensible man with well experience in this legislative system. Sir, Mr. Sambit Patra. तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और कमेंट कर रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता जिस तरीके से इसको मिसकोट कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा ही नहीं है वो बात वो वहां पर कह रहे हैं और उस पर संसद में चर्चा हो रही है। यही बात शशि थरूर ने भी कही कि ये वो मुद्दा नहीं है जिस पर संसद में चर्चा की जाए, राज्य का मसला है। और इस तरह के बातों में अगर संसद का समय जाता रहेगा तो फिर इसमें टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद होता रहेगा, तो बहुत ये एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन अमलेंदु जी, इस पर सभापति ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई कि आखिर इस मुद्दे पर यहां चर्चा क्यों हो रही है। अक्सर वो नियमों का हवाला देने लगते हैं, चाहे वो हो या फिर स्पीकर हो। यहां पर उन्होंने नियमों का कोई हवाला नहीं दिया। हाँ, यहाँ पर उन्होंने नियमों का कोई हवाला नहीं दिया और यहाँ उन्होंने सत्ता पक्ष को पूरा मौका दिया कि वो अपना हल्ला मचाता रहे। और जब इशारा किया लीडर ऑफ अपोजिशन यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ, तो तुरंत सभा की कार्रवाई 2 बजे के लिए स्थगित की और चली गई। वो पूरी थोड़ी बड़ी बाइट आ गई है। किस तरीके से हंगामा शुरू हुआ वो भी हम अपनी टीम से कहेंगे कि उसको दिखवा सकते हैं कि किस तरीके से किरण रिजिजू ने हंगामा शुरू किया। उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी और फिर जब कहा धनखड़ साहब ने कि साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन, और जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलने के लिए खड़े हुए तो वो कार्रवाई जो थी वो स्थगित करके उठकर चले गए। ये देखा, यानी सत्ता पक्ष को पूरा मौका दिया गया कि वो अपनी बात करें, उन मुद्दों की चर्चा करें जो राज्य से जुड़े मुद्दे हैं, जिन पर यहां चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। और जब उस पर बोलने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हुए और वो बोलना चाहे तो फिर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि कई दूसरे मुद्दों पर यहां पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस भी दिए गए हैं, जिनमें जज के घर पर मिले कैश का मामला भी है, लेकिन और उस पर एक बैठक भी बुलाई है सभापति ने। पर यह मुद्दा बहुत गंभीर है कि आखिर जब विपक्ष के नेता उस पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो आप तुरंत सदन को स्थगित कर दे रहे हैं और उससे पहले पूरा मौका सत्ता पक्ष को बोलने का दिया जा रहा है उस मुद्दे पर जिसका उस सदन से कोई लेना देना नहीं है, एक राज्य का मामला है। देखते हैं क्या पूरा हुआ, उस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से पूरा अपनी बात कहने का पूरा मौका मिला सत्ता पक्ष को, और विपक्ष के नेता जब खड़े होते हैं तो फिर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है।
धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के मुद्दे उठाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। अब खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया, हम इनकी रक्षा करेंगे, ये लोग नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलने को हुए, लेकिन उसके बीच में पूरा मौका दिया गया आरोप लगाने का, और उस मुद्दे की चर्चा हो रही है यहाँ पर जो राज्य का मुद्दा है किसी एक स्टेट का, और आमतौर पर उस किसी स्टेट के मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन उसमें सत्ता पक्ष को आरोप लगाने का पूरा मौका दिया और विपक्ष की ओर से जब सफाई आनी चाहिए तो विपक्ष के नेता को भी मौका नहीं दिया गया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुनते हैं क्या कहा है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने, और इसको लेकर उन्होंने बड़ी चिंता जताई है किस तरह से संसद का समय बर्बाद किया जा रहा है, और ये निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है ये समझा जा सकता है, चाहे राज्यसभा में सभापति के ऊपर है और लोकसभा में स्पीकर के ऊपर है। सबसे जो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि इस पूरे हंगामे का नेतृत्व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कर रहे हैं, जिनके ऊपर इस पूरी व्यवस्था को चलाने की, बनाए रखने की जिम्मेदारी है सभापति के बाद और स्पीकर के बाद। शशि थरूर को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। नाराजगी दिखाई है और इस तरह से टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी है। सदन की कार्यवाही अगर नहीं चल रही है, उसमें हंगामा अगर हो रहा है, वो भी सत्ता पक्ष की ओर से अगर किया जा रहा है तो। Again, disruption took place today. What happened? It's utterly shocking when you see that the ruling party, essentially the government whose responsibility it is to run the House, has chosen to disrupt Parliament in this way. It's deeply disappointing. And to my mind, the issue they have raised is also irrelevant because it's a state subject. A decision by a state government in a particular state within the laws of that state and within the reservation categories of that state has nothing to do with the central parliament. Why are they trying to disrupt the House on the basis of that? To my mind, honestly, we are reducing Parliament to a farce. If we don't function properly, why will the voters want to entrust their precious tax money to running this institution, which we used to hail as a temple of democracy, if instead of the prayers here we're having shouting matches? It's really a disappointment. तो ये किस तरह के लोकतंत्र को हम बना रहे हैं और यहाँ पर सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है इस तरीके से, तो काफ़ी उन्होंने इस पर चिंता जताई है शशि थरूर ने और इस मुद्दे पर। लेकिन जो सबसे हैरानी की बात है वो ये कि जहाँ हर बात में नियमों का हवाला देते हैं, यहाँ तक कि राज्यसभा के अलावा स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर भी वो टी शर्ट तक पहन के आने को अलाउ नहीं करते और कहते हैं कि यह नियमों में नहीं है, वहीं पर राज्य के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को पूरा हंगामा करने का समय दे रहे हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़।
जी बिल्कुल, जगदीप धनखड़ साहब पूरा समय दे रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष आराम से हल्ला मचाए और यानी सत्ता पक्ष का एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा जो है वो चलता रहे, इसके लिए वो पूरा समय दे रहे हैं। और जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं तो सत्ता पक्ष शोर मचाता है और धनखड़ साहब जो है वो कार्रवाई को स्थगित कर चल देते हैं। तो ये साफ देखने में आ रहा है और आरोप विपक्ष लगाता रहता है कि निष्पक्ष जो है वो सभापति महोदय नहीं है। जी बिल्कुल, निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते रहे हैं, यहाँ तक कि उनके खिलाफ जो है वो विधेयक भी लाया जा चुका है और उसको एक उनको हटाने की भी कोशिशें की जा चुकी हैं। लेकिन जो जिस तरीके से चाहे वो सभापति हो या स्पीकर हो, उनको उनके ऊपर सदन को चलाने की जिम्मेदारी होती है। तो पक्षपात का, सत्ता पक्ष का पक्ष लेना, ये आरोप बहुत गंभीर आरोप होता है। लेकिन ये आरोप दोनों ही सदनों के जो ये है स्पीकर हो चाहे सभापति हो, दोनों पर लगते रहते हैं आए दिन। और इधर महाराष्ट्र में एक मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। मुद्दा यह है कि वहां पर एक कॉमेडियन यानी हास्य अभिनेता हैं और वो वहाँ पर अपने उस तरह के कॉमेडी के प्रोग्राम करते रहते हैं। उन्होंने उनकी एक टिप्पणी से शिवसेना के लोग, एकनाथ शिंदे गुट के लोग आहत हो गए और इस बात से आहत हो गए जो उन्होंने कही है। उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर कुछ टिप्पणी की और टिप्पणी ये थी कि राजनीतिक टिप्पणी थी। उनका कहना था कि गजब का चल रहा है महाराष्ट्र में, इस समय सरकार चल रही है, बीजेपी से पहले शिवसेना अलग हो जाती है, उसके बाद शिवसेना से शिवसेना अलग हो जाती है, कुछ इस तरह की उन्होंने बात कही। अब उनकी बात को हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उस बात को लेकर इस समय जो शिवसेना के तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं, उनके खिलाफ धमकियां दी जा रही हैं, FIR कराई जा रही हैं और जिस क्लब में उन्होंने ये बात कही थी वहां जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई है। अब उन्हीं के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा रही है और इसमें तमाम वो मंत्री भी शामिल हैं जो कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता हैं, विधायक हैं। और ये कहा जा रहा है कि उनको शिवसेना की तरह से सबक सिखाया जाएगा। अब ये समझ में नहीं आता कि ये शिवसेना की तरह सबक किस तरीके से सिखाया जाता है। हाँ, ये शिवसेना की तरह, ये सरकार के लोग कह रहे हैं। हाँ, सरकार के लोग कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। और शिवसेना के एक नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि कल 11 बजे सबक सिखाया जाएगा और उसके बाद फिर वो सबक सिखाया गया, तोड़फोड़ हुई है कुणाल कामरा के आवास पर, ये बताया जाता है। तो इसको लेकर तमाम लोगों के इस पर बयान आए हैं, यहाँ तक कि जो मंत्री हैं वो भी उसी भाषा में बातचीत कर रहे हैं। यानी समीर जी, अगर देखा जाए तो जो सरकार है महायुति की, उस पर एकनाथ शिंदे का दबाव एक तरीके से काम करता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है कि सरकार पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे के सामने नतमस्तक है। हालांकि अजीत पवार ने इसको लेकर काफ़ी कुछ बातें कही हैं, उनको भी हम लोग सुनेंगे अजीत पवार का क्या कहना है। वहाँ के मंत्री हैं योगेश कदम, गृह राज्य मंत्री, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी बात रखी है, उसको भी हम सुनेंगे क्या है। अजीत पवार ने भी कहा है, क्या कहा है वो भी हम सब सुनेंगे जी। तो उसको लेकर ज़बरदस्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना के संस्थापक थे बाला साहब ठाकरे और बाला साहब ठाकरे, उनका जो प्रोफेशन था वो खुद कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाते थे और कार्टून की कला जो विधा है वो भी एक व्यंग्य की विधा होती है। लेकिन उसी पार्टी को तोड़कर निकले हुए कुछ लोग अब इस तरीके से उस विधा पर इतने नाराज़ हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई बात कह दी जा रही है तो उसको मारने की और उसके तोड़फोड़ करने की धमकी दी जा रही है और किया भी जा रहा है। और ये सारा काम सरकार में शामिल लोग कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर बहुत चिंता भी जताई जा रही है। जया बच्चन राज्यसभा की सदस्य हैं, उन्होंने इसको लेकर बहुत एक आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान ने दी है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस तरीके से बाधित किया जा रहा है, किस तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है और सीधे सरकार में बैठे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। यह सबसे ज्यादा हैरानी की बात है। सुनते हैं क्या कहा है जया बच्चन ने। मैम, कुणाल कामरा को लेकर जिस तरीके की बात सामने आ रही है और जहां पे उन्होंने शूट किया था एक कॉमेडी, वहां पे पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया। ये तो आप लोग करिए, यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज़ बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो, अपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो।
What else? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? तो जया बच्चन भी यही कह रही हैं कि आपने जो काम किया उसी बात को उन्होंने कह दिया, तो उसमें अपमान वाली कौन सी बात है, वो तो उन्होंने सही बात कह दी। खैर उसको लेकर, लेकिन ये है कि अगर कोई कह रहा है तो क्या कॉमेडी भी और व्यंग्य भी, ये सारी चीज़ें सरकार से पूछ कर की जाएंगी और सरकार उस पर खुश होगी या नाराज होगी, इसका ध्यान रखा जाएगा, इस बात को डर के। अजीबोगरीब बात है, लेकिन उसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जो बयान दिया है वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। वो कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। सुन लेते हैं क्या कहा है देवेंद्र फडणवीस ने। लेकिन मुख्यमंत्री है, इसका मतलब कि शिवसेना के नेता, उनकी पार्टी में जो शामिल है एकनाथ शिंदे गुट के नेता, वो जो कर रहे हैं उसका सीधा समर्थन देवेंद्र फडणवीस का भी है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल सीधा समर्थन मुख्यमंत्री का ये समझा जा सकता है। इसका मतलब ये भी है कि वो जो तोड़फोड़ की जा रही है उसको भी फिर देवेंद्र फडणवीस का समर्थन माना जाए जी। तो ये अब किया है उन्होंने, समर्थन नहीं किया, हम नहीं कह सकते उसका समर्थन कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन जो इसके निहितार्थ निकाले जा सकते हैं वो ये निहितार्थ इसके निकाले जा सकते हैं कि क्या आप ये जो एक्ट है इसको भी आप समर्थन दे रहे हैं। अब सुन ही लेते हैं कि देवेंद्र फडणवीस कहना क्या चाहते हैं समीर जी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है कि माफी मांगनी चाहिए, ये बड़े सवाल पैदा करता है। आखिर आप एक कॉमेडियन से इतना ज्यादा घबरा क्यों गए? क्या कॉमेडियन ने कोई ऐसी बात कह दी कि आपका नेता उससे छोटा हो जाएगा कॉमेडियन के कहने से? तो ये तो आपके जो एक तरह से कहा जाए आपका जो स्तर है उसको दिखाता है। इसका मतलब कॉमेडियन ने कोई सही बात कह दी क्या जो आप इतना घबरा गए? वरना तो कॉमेडियन तमाम करते रहते हैं। मुझे याद है कि अमित शाह जी के ऊपर एक कार्टून की पुस्तक हुई, उन्होंने खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैं कार्टून बहुत मजे से देखता हूँ। ये अमित शाह का कहना है, जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के बाद नंबर 2 के नेता हैं, कि मैं कार्टून्स को बहुत मजे से देखता हूँ। वही तो है, शिवसेना के नेता बाला साहब ठाकरे खुद कार्टूनिस्ट थे। वो तो पहले कार्टूनिस्ट थे और कार्टूनिस्ट से राजनीति में आए और जब तक रहे तब तक उन्होंने अपना कार्टूनिस्ट का वो पेशा छोड़ा भी नहीं। बिल्कुल। तो सुनते हैं खैर देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली बात है, वो खुद भी कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को सुनते हैं। जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है।
दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। तो देवेंद्र फडणवीस सीधे तौर पर यही बात कह रहे हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई बात कही जाएगी तो वो नहीं सुनी जा सकती, बाकी आप व्यंग्य करते रहिए। जो कुछ भी इन्होंने कहा अमलेंदु जी, साफ तौर पर यही कहना है कि आप वो करिए, लेकिन जैसा जो हम चाहेंगे उसी तरह की आप कमेटी करिए। हमारे खिलाफ हमको ना पसंद आए वो बात आप मत करिए, यानी जो आपको पसंद है वही आप बात करिए, उसके अलावा आप दूसरी बात नहीं कर सकते हैं। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां तक आपकी बात हमको अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी वो बात कतई आप नहीं कर सकते। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं पर चली जाएगी। और आप आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बदलने का काम कोई और कर रहा है, अजीबोगरीब बात है। हाँ, बिल्कुल अजीबोगरीब बात है कि संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं उनको कुचल आप रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं दूसरों पर कि वो संविधान बदलने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो संविधान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। अब कुणाल कामरा ने एक वो ट्वीट किया है संविधान हाथ में लेकर, उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस जो थे कहते हैं हम अपनी टीम से कहेंगे, वो दिखा भी सकते हैं कि कुणाल कामरा ने क्या ट्वीट किया है। वही कुणाल का भी यही कहना है कि मैंने जो कुछ भी कहा है मुझे इसी संविधान ने वो अधिकार दे रखा है, इसी की बदौलत हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो बात मुझे लग रही है। आप देख सकते हैं कुणाल कामरा अपनी तस्वीर वो ट्वीट कर रहे हैं जिसमें वो संविधान लिए हुए हैं, संविधान की पुस्तक, और वो लिख रहे हैं कि यही वो संविधान है जिसने मुझे ये अधिकार दिया हुआ है, ये मैं कर रहा हूं, जो मुझे बात अच्छी लग रही है, जो मैं समझता हूं, मेरा जो ओपिनियन है मैं वो बात रख रहा हूं। किसी को बुरा लगता है या अगर किसी को लगता है कि ये संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो कानून का सहारा ले, लेकिन कानून का सहारा न लेकर अगर तोड़फोड़ की जाएगी, मारपीट की जाएगी, और उसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी उसका समर्थन कर रही है। इस तरह की अवैध गतिविधियों का, जिस तरह से जो कार्रवाइयां की गई हैं कुणाल कामरा के खिलाफ, उसका वहां पर सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको मुख्यमंत्री की ओर से भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह सबसे बड़ी हैरानी की बात है। सुनते हैं क्या कहा है कांग्रेस के नेता, राज्यसभा के ने कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने इस पूरे मुद्दे पर। शिंदे गुट ने उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ की, नुकसान पहुंचाया। देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रही महाराष्ट्र सरकार। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पे आय का स्रोत है, लाखों लोगों का रोजगार है, साहित्य में व्यंग अपने आप में उसका एक महत्व होता है, स्थान होता है, नाम तो किसी का लिया नहीं, और अगर है तो कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ हो सकती है। पर खुद जाके किसी के घर में घुसकर तोड़-फोड़ करना, तो ये तो गुंडागर्दी है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार में जो आपसी खींचतान है, देवेंद्र फडणवीस बनाम शिंदे बनाम अजीत पवार, उसकी कीमत जनता चुका रही। स्वस्थ अभिव्यक्ति लोकतंत्र की गारंटी है। उसमें अगर किसी को कोई आपत्तिजनक लगता है तो अदालत का दरवाजा खड़ा है। ये तो फासिज्म है, ये तो तानाशाही है, ये तो गुंडागर्दी है। बात तो राष्ट्र क्या पूरे देश में वो कहीं भी घूम कर दिखा दे, उन्हें फ्रीली घूमने नहीं दिया जाएगा, उनके चेहरे पे कालिख पोत दी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, फासिज्म, तानाशाही। जब आप पुलिस को काम नहीं करने दोगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करने दोगे, अदालतों को उस पर फैसला नहीं लेने दोगे, खुद ही फैसला लोगे, तो इससे तो लगता है कि महाराष्ट्र सरकार में गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तानाशाही को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, फासिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये जो जंग है शिंदे बनाम फडणवीस, उसकी कीमत महाराष्ट्र की जनता चुका रही। इधर सर वक्फ, आपके साथी और पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस जेपीसी में डटकर वक्फ के खिलाफ लड़ती रही है और ऐसा लग रहा है जैसे धार्मिक संस्थानों और धार्मिक ग्रंथों को ध्वस्त करने की सरकार कोशिश कर रही है। पूरी कोशिश है भाजपा की उन मुद्दों से, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, देश की एकता हो, अखंडता हो, देश में गिरते हुए डॉलर का मूल्य हो, इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए, एक धर्म को प्रताड़ित करने के लिए, उसे चोट पहुंचाने के लिए ऐसा वक्फ बोर्ड पे विचार हो रहा है। जेपीसी में हमने स्पष्ट
तो फासिज्म इसी को कहते हैं। प्रमोद तिवारी का कहना है तानाशाही है कि आप किसी की बात को सुन नहीं सकते और आपको अगर तकलीफ है तो आप कानून का सहारा लीजिए, आप उनके खिलाफ कोर्ट में जाइए, लेकिन आप खुद ही फैसला कर ले रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। खैर, शिवसेना के नेता अरविंद सावंत को भी सुनते हैं कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेताओं ने, कुणाल कामरा ने जिस जगह जिस क्लब में ये प्रोग्राम किया था वहां पर तोड़फोड़ की है, उसके अलावा जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, उस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कहना है अरविंद सावंत का। तो अरविंद सावंत तो ये इस मुद्दे पर, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी की, आखिर कुणाल कामरा ने वही बात कही है जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के तमाम नेता कह रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे कई बार कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ने बता भी दिया कि उन्होंने गद्दार कहा है। कितने बार कहा आदित्य ठाकरे ने, संजय राउत ने, उद्धव ठाकरे ने, इन लोगों को, नेताओं को। तो अगर उस बात से तकलीफ थी तो आप इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई किए होते, लेकिन वहां शायद आप नहीं कर पा रहे होंगे। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, एक कलाकार है, उनके खिलाफ आप चाहे जो कर सकते हैं, आपकी सरकार भी है। तो ये बहुत हैरानी की बात है। और इसी ये जो कुछ किया गया है, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि फिर फासिज्म यही है और कुछ नहीं होता है। हाँ, यही फासिज्म होता है। फासिज्म कोई अलग से कुछ थोड़ी होता है। मुझे ध्यान पड़ता है समीर जी कि वो एक बच्ची अपनी माँ से पूछी है कि ये राजा जो है इसने पिताजी को गिरफ्तार क्यों कर लिया है। हाँ। तो वो बताती है कि तुम्हारे पिताजी ने जो है वो कविता लिखी थी राजा के खिलाफ। तो वो कहती है तो राजा कविता से, तो राजा भी कविता लिख देता। तो उसने कहा राजा कविता से घबराता है। तो राजा कविता से घबराता है तो आप, राजा कविता लिख पाएगा नहीं। हाँ, लिख भी नहीं पाएगा, कविता से घबराता है। तो यही बात यहाँ है कि आप, इसका मतलब आप कॉमेडियन से घबराते हैं। तो कॉमेडियन से अगर आप घबराते हैं तो इसका क्या तात्पर्य समझा जाए। रोहित पवार जो उसके एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक हैं, उनका कहना है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक तरीके से कहा जाए व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ हैं, ये बाला साहब ठाकरे जैसे कई बड़े नेताओं की ताकत थी। और एकनाथ शिंदे उनके कार्यकर्ता हैं। फिर उन्होंने बताया है कि 2003 में छगन भुजबल पर ही एक ऐसी टिप्पणी की गई थी जो इस समय महायुति में है, और उस समय उनके कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में तोड़फोड़ की थी, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए छगन भुजबल ने इस्तीफा दे दिया था। और फिर उन्होंने बताया कि जब राहुल गांधी से एक सीरीज में राजीव गांधी पर की गई ओछी टिप्पणी के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी का महत्व किसी के ऐसा कहने से कम नहीं हो जाता, इसलिए हर कलाकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये 2014 से पहले का दौर नहीं है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब नहीं रही, इसलिए सभी कलाकारों को सावधान रहना चाहिए। एकनाथ शिंदे बड़े नेता हैं, अगर उन पर कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है तो उनका कद कम नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं को भी कुछ ज्ञान देना चाहिए। तो ये रोहित पवार कह रहे हैं कि नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं को भी कुछ ज्ञान देना चाहिए। हम उनको भी सुन सकते हैं समीर जी कि रोहित पवार ने क्या कहा था। जी बिल्कुल। तो इस मुद्दे पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जिस तरीके से डैमेज किया जा रहा है महाराष्ट्र में, उसको लेकर अब विपक्षी नेता हमलावर हो गए हैं। और एक कॉमेडियन की बात से किसी को इतना बुरा लग सकता है। कॉमेडियन ने वही बात कही है जो उनके विरोधी नेता पहले भी कहते रहे हैं। जिस शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे गए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, हालांकि उसी भारतीय जनता पार्टी ने बाद में उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो उस बात को अगर कोई कॉमेडियन कह रहा है, उसमें उनको क्या दिक्कत होनी चाहिए। पहले सुनते हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं अरविंद सावंत, उसके बाद रोहित पवार को भी सुनेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार भी घिरी नजर आ रही है, देवेंद्र फडणवीस भी घिरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर जो कुछ भी शिवसेना के नेताओं ने किया है, तोड़फोड़ की है, आपराधिक कृत्य किया है, उसका वो सीधे तौर पर समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं अरविंद सावंत, सुनते हैं जरा। कुणाल कामरा का एक वीडियो आया है जिसमें वो एकनाथ शिंदे को लेकर कुछ शब्द कह रहे हैं, मजाक कॉमेडी कर रहे हैं, उसको लेकर अब एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ, क्योंकि उनके समर्थक जो थे एकनाथ शिंदे के, वो लगातार विरोध कर रहे थे। आप क्या कहेंगे इसका? पहले तो कानून व्यवस्था कहाँ है इस देश में? कानून है, जज को देखो ना, कल जो जस्टिस डिलीवर करने चाहिए वो करप्ट है। हमने तो पहले ही कहा, माननीय सरन्यायाधीश भी जो न्याय नहीं दे पा रहे वो करप्ट है। किसी के दबाव में हो या पैसे के दबाव में हो या पोस्ट के दबाव में हो, लालच में आकर ही कर रहे हैं ना। तो जो न्याय व्यवस्था कहाँ है? अब रही बात जो कुछ हुआ, काबरा ने किया, मुझे लगता है उसकी हर पंक्ति हर शब्द से सही है ना। वो तो राजनीतिक दलों के सारे विपक्ष के लोग उनके ऊपर वही तो इल्जाम लगा रहे, खुलेआम लगा रहे। उसने कविता के शब्द में कहा। पहली बात ऐसी कि इस देश में अगर डेमोक्रेसी हम कहते हैं, जनतंत्र को मानते हैं, तो ये सारी चीज़ों को
स्वीकारना चाहिए। आलोचना होती, कभी कोई मिमिक्री करते। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी वो तो कार्टूनिस्ट थे, जगविख्यात कार्टूनिस्ट थे, विश्वविख्यात कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने शरद पवार जी हो या सोनिया गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, नेहरू हो, इनके एक एक कैरिकेचर जो निकाले हैं वो आप अगर देखोगी तो आप बोले आज रोजाना उनके ऊपर केस करते थे ये लोग। तो फिर प्रधानमंत्री होकर उसके ऊपर कार्टून, जो इंदिरा गांधी जी के ऊपर उन्होंने कार्टून निकाले थे, तो इसको स्वीकार कर, बड़े दिल लगता है, छोटे दिल के लोग नहीं कर सकते हैं, समझे आप। तो ये जो कुछ उसने कविता में कहा है, पैरोडी में कहा है, वो तो हर एक राजनीतिक दल का नेता, विपक्ष का नेता, उनके विपक्ष विरोध के लोग मंच पर खुलेआम कहते हैं। तो इतना क्यों गुस्सा करने का, खुलेआम तो कहते हैं ना। तो फिर ये जो चीजें हो रही है उसके ऊपर एफआईआर करने के बजाय जिन्होंने कुछ जवाब में हमले किए उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। सर उनके जो समर्थक टिक्का टिप्पणी स्वीकार नहीं कर सकते आप दूसरी निकालो। आप जो कुछ कहते हो दूसरों को, जो कुछ किया है वो तो आलोचना तो होगी, जन्म भर होती रहेगी। वो क्या दीवार पीछे था ना, मेरा बाप जो ऐसा कुछ लिखा था, उस तरह की बात है। वो जिंदगी भर वो ठप्पा जाने वाला नहीं है, कुछ भी करोगी तो भी। इस तरीके की टिप्पणी के बाद उनके समर्थक हैं और जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए और उनको पूरे मुंबई क्या पूरी दुनिया में कहीं पर अकेले घूमने नहीं देंगे। इस तरीके की धमकियां, ये जो धमकियां दे रहे हैं ना, वही माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछो, वो तो उप मुख्यमंत्री पद पर है, फिर भी इस तरह से अगर बात करते हैं तो फिर जिसको कानून की रक्षा कर रही है वही कानून तोड़ेंगे। जाओ उसके खिलाफ कंप्लेंट करो आप, अगर आपको बुरा लगा है तो। इसके साथ ही सर आरएसएस ने एक राष्ट्र एक संस्कृति का आह्वान किया है, औरंगजेब को भाईचारा शिकों के खिलाफ खड़ा किया गया है, क्या कहेंगे सर? तो आरएसएस की राजनीति की उनको ही भला हो जाए। तो वो अरविंद सावंत भी वही बात कह रहे हैं कि कुणाल कामरा ने कहा क्या है, उसने वही बात कही है जो हम लोग यानी राजनीतिक दलों के नेता और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता वो लगातार कह रहे हैं। वही बात कुणाल कामरा ने अपने कॉमेडी शो में कही है क्या कि वो शिवसेना तोड़कर निकले हैं, और शिवसेना तोड़कर निकले हैं तो उन्होंने गद्दारी की है। ये बात लगातार शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता कहते चले आए हैं, चाहे वो संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हों, आदित्य ठाकरे हों। लेकिन कुणाल कामरा कलाकार हैं और वो राजनेता नहीं है, तो अगर उन्होंने ये कहा है तो उनको ये कहने की इजाज़त नहीं है। और इस बात का समर्थन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी जो कुछ भी किया गया है वहाँ पर वो उसका समर्थन मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। इसी बात को लेकर अब विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था गई कहाँ रह गया लॉ एंड ऑर्डर, कि अगर आपके खिलाफ कोई बोल देगा तो आप उसको मारने लग जाएंगे, आप पीटने लग जाएंगे, आप उसका घर तोड़ देंगे, आप उसके यहाँ बुलडोजर चला देंगे, इस तरह की कार्रवाई होगी। देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक नाना पटोले क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। और उन्होंने भी कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं इस घटना को लेकर। बोला ना, एक लाइन में बोल दिया महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं, महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। तो कानून व्यवस्था कहाँ है, सवाल उस पर उठा रहे हैं। और लगातार इस मुद्दे पर न केवल शिवसेना के नेता घिरे हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि अब देवेंद्र फडणवीस भी, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है और कुणाल कामरा से माफी मांगने की बात कही है, उन्होंने भी एक तरीके से परोक्ष रूप से समर्थन किया है उन गतिविधियों का, एक्टिविटीज का जो शिवसेना के नेताओं ने, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेताओं ने कुणाल कामरा के खिलाफ कही हैं। सीधे तौर पर उनको धमकियां दी हैं। संजय निरुपम ने भी इस तरह का ट्वीट किया है कि धुलाई होगी, ऐसा सीधे उन्होंने लिखा हुआ है। जी, इसी तरीके का कुछ लिखा है कि 11 बजे धुलाई होगी, कुछ इस तरीके का। यानी सीधे तौर पर उनको मारने पीटने की धमकी ट्विटर पर दी जा रही है और उसका लोग समर्थन कर रहे हैं और तोड़फोड़ वहां पर की भी गई है। अब एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है, किसके खिलाफ? कुणाल कामरा के खिलाफ। और एफआईआर दर्ज कौन करा रहे हैं? एकनाथ शिंदे गुट के वो नेता जो मिनिस्टर है सरकार में, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। खैर, अब इसको लेकर एनसीपी के नेता रोहित पवार ने बड़ी गंभीर
टिप्पणी की है। सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। रोहित पवार ने भी सवाल उठाए हैं कानून व्यवस्था पर भी, और ये भी कहा है कि आखिर कुणाल कामरा ने जो कुछ कहा है उसमें गलत क्या है। और उसके बाद हंगामा हुआ, क्या कहना चाहिए? देखो, ये जो व्यंग्यात्मक टीका है वो बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हो गए जो उनकी ताकत थी, जैसे बाला साहेब ठाकरे साहब है, उनकी व्यंग्यात्मक टीका एक ताकत थी, और एकनाथ शिंदे साहब उनके कार्यकर्ता है। अभी 2003 में ऐसी इस तरीके की टीका जब भुजबल साहब पे हुई थी, जो अभी महायुति के साथ है, तब उनके कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा कलाकार या जो कार्यालय था, ऑफिस था, वो तोड़ा था, और उसको स्वीकारते हुए, वो जिम्मेदारी स्वीकारते हुए भुजबल साहब ने वहाँ पे राजीनामा दिया था। उसी के साथ अगर आप देखें कि राहुल गांधी जी ने, जब उनको पूछा गया कि राजीव गांधी जी के बारे में एक सीरीज में बहुत अलग तरीके का लो लेवल का वहाँ पे कुछ कहा गया कि, तो राहुल गांधी जी ने बोला था कि राजीव गांधी जी का जो महत्व है ऐसा कोई कलाकार बोलेगा तो उससे कम नहीं होता। तो ये जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र है वो सब कलाकारों को है, लेकिन कलाकारों को भी मुझे कहना है कि 2014 के पहले का टाइम नहीं है। यहाँ पे अभिव्यक्ति स्वातंत्र जो है आज रहा नहीं, तो इसके बारे में थोड़ी सी केयरफुल रहना चाहिए सब कलाकारों ने। और मुझे लगता है एकनाथ शिंदे साहब एक बड़े नेता है, कोई भी अगर उनको एक व्यंग्यात्मक टीका करे या जो भी करे तो उनका जो बड़प्पन है वो कम नहीं होने वाला। तो इसीलिए मुझे लगता है नेताओं ने भी अपने कार्यकर्ता को कुछ समझ देनी चाहिए। एफआईआर रजिस्टर हुई है कुणाल कामरा, क्या कहना है? देखो, अभी इनका सरकार है, एक आध गरीब अगर देखे भीड़ में एक औरत अपनी बेटी को महीना हुआ ढूंढ रही है, उसको मिल नहीं रही है, पुलिस उनको प्रतिसाद नहीं दे रही, लेकिन पुलिस इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रही, और यहाँ पे एक नेता के बारे में बोला जाए तो इमीडिएटली एफआईआर होती है। तो ये जो डिफरेंसेस है कि नेता होगा, अमीर बंदा होगा, आदमी होगा तो उसका एफआईआर जल्दी में लिया जाएगा, और एक गरीब होगा तो उसको जो कुछ नहीं होता उनके बारे में। ये जो डिस्क्रिमिनेशन इस सरकार में बहुत ज्यादा है। ठीक है, ताकत उनके पास है, वो ताकत का कुछ भी करे। जहाँ तोड़फोड़ की वो जो शिवसेना के नेता हैं उनके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर हुई, और इस तरह से रात में जाके तोड़फोड़ करना जहाँ अभी उनको वो जो कर सकते थे, नेता को खुश करना था उनको, उन्होंने वो किया है। अभी नेता उनके बारे में क्या करेगा वो देखा जाएगा। कह रहे हैं कि मुंह पे कालक लगाएंगे कुणाल कामरा के, कहीं पे भी मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें करने के बाद ये जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी होते हैं उनको लगता है कि उनका नेता जो है इस चीजों को देखेगा, खुश होगा और आगे जाके कुछ और पद मिलेगा। इसलिए कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी होते हैं इस एंगल से वो करते हैं, या प्यार भी होता है। अभी प्यार में लोग अंधे होते हैं। तो यहाँ पे जो हुआ, मेरा कहना है कि एकनाथ शिंदे साहब को मैं खुद जानता हूँ, वो बड़े नेता है, वो बड़े नेता रहने वाले हैं। इसीलिए कुणाल कामरा हो, किसी ने भी कुछ कहा हो तो उनका बड़प्पन वहां पे कम नहीं होता। तो रोहित पवार को आप सुन रहे थे, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं, विधायक हैं, और कह रहे हैं कि छगन भुजबल का वो उदाहरण दे रहे हैं कि इस तरह से उनके कार्यकर्ताओं ने भी तोड़फोड़ की थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसकी जिम्मेदारी लेते हुए। तो ये उन्होंने शायद ये कहने की कोशिश की होगी कि एकनाथ शिंदे भी अब इसकी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अमलेंदु जी पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं वो ये कि 2000 कलाकारों को भी समझना चाहिए कि ये 2014 के पहले का समय नहीं है, यानी कुछ भी हो सकता है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी कोई चीज अब नहीं है, यानी जो सरकारें हैं इस समय उनके लिए इसका कोई मायने नहीं रह जाता कि आपके पास संविधान ने आपको ये मौलिक अधिकार दे रखे हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के। हाँ, बिल्कुल, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार दे रखे हैं और उन मौलिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और यहाँ तक हनन हो रहा है समीर जी की जो एक तरीके से कहा जाए कि पूर्व चीफ जस्टिस हैं उच्च न्यायालय के और सीनियर एडवोकेट हैं एस मुरलीधर, उन्होंने एक कार्यक्रम में कल कहा कि देश में पत्रकारों मीडिया के सामने लगातार चुनौतियां जो बढ़ती जा रही हैं, ये उन्होंने साफ तौर पर एकदम से कहा। उनका कि आज के समय में जो है मीडिया को और मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, ये उनका साफ तौर पर कहना है। तो ये कि स्वतंत्र न्यायपालिका की भी ज़रूरत है और लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के बने रहने के लिए स्वतंत्र मीडिया की भी ज़रूरत होती है। तो अब जो चाहे कॉमेडियन हो चाहे मीडिया हो, उसके लिए स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही बार बार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंदिशें लगाई जा रही हैं।
देवेंद्र फडणवीस साहब ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। तो इसमें अपमान आप कैसे समझ रहे हैं, इसको अपमान है? जी। तो बात जो रोहित पवार कह रहे थे, रोहित पवार का कहना सही है कि अगर वो अपमानजनक बात है तो अपमानजनक बात तो उससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता तमाम कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं, संजय राउत आए दिन कहते रहते हैं। अरे और तब कहते रहते जब आप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जी हाँ, जब आप मुख्यमंत्री थे तब कहते तब कहते थे। तो और आप भी कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि कौन गद्दार है कौन नहीं है, जनता ने जवाब दे दिया। अरे जनता के जवाब देने से ये थोड़ी हो जाएगा कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं। तो उसका मतलब आप कह रहे हैं कि इसका स्वीकार कर रहे हैं कि आरोप था ये गद्दार होने का, वरना आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि कौन गद्दार है कौन नहीं। जनता के कहने से कौन गद्दार है कौन गद्दार है ये साबित थोड़ी हो जाएगा। तो ये इसका मतलब एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ एक तरीके से क्या कोई गेम खेल रहे हैं शिंदे के साथ। ये भी समझ में आता है कि चलो ठीक है बहुत अच्छा मौका मिला अब निपटाएंगे। तो ये जो असल में महायुति के अंदर की चीज़ें हैं समीर जी, उसकी भी ये चीज़ें सब बाहर निकल कर आ रही हैं कि किस तरीके से आपस में टकराव भी सरकार में है। अजीत पवार ने भी इसको लेकर कहा है समीर जी, हम अजीत पवार को भी सुनेंगे कि अजीत पवार का इस पर क्या कहना है। जी बिल्कुल, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, महायुति सरकार में शामिल हैं, वो क्या कह रहे हैं। जो कुछ भी कुणाल कामरा के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट के शिवसैनिकों ने, शिवसेना के लोगों ने जो उनके खिलाफ कार्रवाई की है, तोड़फोड़ की है, सुनते हैं अजीत पवार को। मला एक कळत नाही हो, छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्याला सोडून 1680 ला गेले, 1630 चा त्यांचा जन्म 1680 ला ते गेले। आता हा सगळा काळ 80 ला गेल्यानंतर आता आपण 2025 मध्ये का असे जुने मुद्दे कुठले तरी काढले जात आहेत। आता ही समाधी काय आज आहे का? त्याच्यावर संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कार्य चव्हाण साहेबांनी आणला, चव्हाण साहेबांच्या पासून आत्ताच्या देवेंद्रजींच्या बरोबर देवेंद्रजींच्या पर्यंत एवढ्या वेगवेगळ्या मान्यवरांनी मुख्यमंत्रीपद भूषवलं। अनेक पंतप्रधान आपल्या रायगडला येऊन गेले, अनेक राष्ट्रपती रायगडला येऊन गेले, अनेक वेगवेगळे राजकीय नेते येऊन गेले। आता मधीच कुठले ना कुठले मुद्दे काढले जातात। त्या मुद्दा मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण माझं स्वतःचं मत असं आहे की ज्याच्यातून नवीन प्रश्न निर्माण होतील। आज आपल्या सगळ्यांच्या समोर जगाच्या, देशाच्या, राज्याच्या समोर एआयचा प्रश्न आहे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बजेटमध्ये देखील मी त्याच्या संदर्भात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या बद्दल बोललेलो आहे। तो सुन रहे थे आप अजीत पवार को, और अजीत पवार कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि कानून, संविधान और नियमों से किसी को भी उससे परे नहीं जाना चाहिए, सभी को अपने अधिकारों के भीतर बोलना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि पुलिस विभाग को उनके बयानों के कारण हस्तक्षेप न करना पड़े। तो पुलिस विभाग को हस्तक्षेप करना पड़े यह अलग मुद्दा है, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, लेकिन कानून व्यवस्था, कानून को अपने हाथ में लेकर किसी के हाथ तोड़ फोड़ कर देना, यह तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे उस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेता। तो इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की सरकार घिरी हुई है, और अब ये महायुति गठबंधन के भीतर की भी राजनीति चल रही है, उसका एक्सटेंशन है ये कहा जाए, या फिर वहां कुछ और चल रहा है। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने जिस तरीके से कुणाल कामरा के खिलाफ वहां हमला बोला है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार भी घिरी हुई है, विपक्ष के निशाने पर है। और इस बीच बड़ी खबर बिहार से भी है। बिहार में आरजेडी नेता लालू यादव ने सीधे तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो इसका मतलब अब यह है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, ये उन्होंने एक तरह से अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी है। लेकिन इसका तो ये भी अब मतलब होता है अमलेंदु जी कि नीतीश कुमार के अब इंडिया गठबंधन में आने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। हाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और साफ तौर पे कहा जा चुका है कि अब उनको इंडिया गठबंधन में नहीं लिया जाएगा, ये साफ तौर पर कहा जा चुका है। और कल मोतिहारी में के कल्याणपुर में एक जनसभा को संबोधित किया देर शाम लालू प्रसाद यादव ने, और उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील की, और माई बहन मान योजना को पूरा करने का वादा किया कि हम सरकार में आएंगे तो माई बहन मान योजना को पूरा करेंगे। हम लोग सुन भी सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा कि कल तेजस्वी यादव को लेकर। जी सुनते हैं लालू यादव ने क्या कहा है। और बिहार
बिहार में अब ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर वहां की राजनीति पहुंच रही है। नीतीश कुमार जहां इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनको एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे अपनी तरफ से, वहीं इसी इंतजार में ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ भी उनको अगर ये उम्मीद थी और उम्मीद वो रखे हुए थे, लेकिन वो उम्मीद अब धूमिल होती दिखाई पड़ रही है। तो न इधर के रहे और न उधर के, कुछ उस स्थिति में पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। खैर, सुनते हैं लालू यादव ने क्या कहा है तेजस्वी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ने को लेकर। और इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति में भी अब काफ़ी स्थितियां बदलती दिखाई पड़ रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो ये अब स्पष्ट होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनको एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने वाली नहीं है। यानी नीतीश कुमार जो इस बात के लिए जाने जाते थे कि गठबंधन कोई भी हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं, अब स्थिति बिल्कुल उलट होने वाली है। यानी गठबंधन कोई भी हो, नीतीश कुमार कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो अब यही लग रहा है। हाँ, लग तो यही रहा समझिए। बाकी अब कोई नीतीश कुमार अगर लिखा के लाए अपने भाग्य में कि आजीवन मुख्यमंत्री रहना तो बात अलग रही। तो लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि चाहे अब एनडीए की सरकार बने और चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार बने, नीतीश कुमार कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत तगड़ा हमला उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर बोला है। जी, सुनते हैं पहले लालू यादव को, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन, उसके बारे में लालू यादव क्या कह रहे हैं। मनोज हमेशा जमुना भाई के लिए काम करते रहा। हम आप सभी किसान मजदूर नौजवान साथी और इस इलाके के लोगों को सही से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जमुना यादव जी को उनके चरणों में हम सदा अर्पित करते हैं। सरकार बनावलो मनोज बेजवारी दलो इलाका का पूरा प्रेम कल्याणपुर और जिला के सरकार बनावे के और सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनी और इसको कोई भी माई दलाल माई बहनी योजना कमिटमेंट चारों तरफ फैलावे के बाद बतावे के बाद प्रचार करे के बाद। तो लालू यादव यही अपील कर रहे थे मोतिहारी में एक जनसभा में कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील की उन्होंने वहां पर जो लोग जुटे हुए थे, और माई बहन मान योजना को पूरा करने का वादा किया, ये उनका कहना था। और इस बीच में नीतीश कुमार सरकार यानी एनडीए सरकार बिहार की, वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घिरी हुई है। कानून व्यवस्था की स्थिति वहां बद से बदतर होती जा रही है, ये आरोप है विपक्ष के। सुनते हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने क्या कहा है बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर। जो सुशासन का राज है ना, सुशासन के राज में घर घर घुस कर मारा जा रहा है, डॉक्टर मारा जा रहा है, पब्लिक मारा जा रहा है, गोली घर में घुस कर लाठी डंडा से पीटा जा रहा है। पूरे बिहार में लॉ के राज है। पूरा अपराधी बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया। इस सरकार में सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही है। क्या हो रहा है? तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राबड़ी देवी घेर रही हैं नीतीश सरकार को, लेकिन नीतीश कुमार इस समय जिस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा घिरे हुए हैं वो है उनका मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाए थे, और जिस तरीके से पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हाल फिलहाल जो राष्ट्रगान के दौरान जो घटना हुई है, उससे तो बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि नीतीश कुमार वास्तव में किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित बताए जा रहे हैं, मानसिक बीमारी से, कि उन्होंने किस तरीके से जो हरकत की वहाँ पर। लेकिन उसका जवाब उनकी पार्टी के नेता लल्लन सिंह ने दिया है और कहा है कि
कांग्रेस के नेता और पवन खेड़ा ये लोग खुद पहले अपने को संभालें। मतलब नीतीश कुमार की उस स्थिति को लेकर उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सामान्य समझ रहे हैं। उसकी चर्चा हम लोग ब्रेकिंग कार्यक्रम में कई बार कर भी चुके हैं, उस दिन भी हमने की थी। सुन लेते हैं लल्लन कुमार ने किस तरीके से, लल्लन सिंह ने बचाव किया है नीतीश कुमार का, जो भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उस पर। उनको कोई चिंता जताने की जरूरत नहीं है। पवन खेड़ा जी अपनी चिंता करें। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास में योगदान दे रहे हैं। बिहार को और विकसित बिहार बनाने में पूरे अभी 3800 जिला का उन्होंने दौरा किया है और दौरा करके सारी योजनाओं की स्वीकृति उन्होंने दी है। अब इनको राजनीति करना है तो ये राजनीति करते रहे, लेकिन इनको कोई धरातल वहाँ है नहीं बिहार में। ये बैसाखी पर चल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर। तो अपनी चिंता करें कि उनका बैसाखी जो है कितना काम करेगा। और कल तो लल्लन सिंह कह रहे थे कि पवन खेड़ा अपनी चिंता करें। अपनी चिंता तो खैर है, लेकिन पवन खेड़ा कोई महत्वपूर्ण पद पर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके स्वास्थ्य की अगर बात होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी चर्चा तो होगी ही और उस पर चिंता भी जताई जाएगी। सवाल भी खड़े होंगे कि इस मानसिक स्थिति के बावजूद वो मुख्यमंत्री पद पर क्यों बने हुए हैं, और यही सवाल उठाया था पवन खेड़ा ने और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। तेजस्वी ने भी उठाया, कई जो राजनीतिक दल हैं वो भी उठा रहे हैं कि किस तरीके से इस मानसिक स्थिति के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है इस समय बिहार की राजनीति। आने वाले दिनों में वहां विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में जिस तरीके से बार बार कार्यवाही स्थगित की जा रही है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होने पा रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और महाराष्ट्र की घटना, जिस तरह से कॉमेडियन कुणाल कामरा के जो कॉमेडी है उन्होंने जो प्रोग्राम दिया, उसको लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं शिवसेना के नेता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कह रहा है विपक्ष और उस पर महाराष्ट्र की सरकार बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही है। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।